नमस्कार दोस्तों, दृष्टि क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेल प्रोजेक्ट में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों के बारे में, जो कि आपको रेल प्रोजेक्ट में सीधा पूछा जाएगा। ठीक ना, सब्जेक्टिव प्रश्न का हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण दे। जीवाश्म ईंधन हम लोग किसको कहते हैं, इसका उदाहरण देना है। तो जीवाश्म ईंधन पृथ्वी की जो भी भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले वैसे जैविक मूल हाइड्रोकार्बन युक्त पदार्थ का एक वर्ग है जिसका उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। ठीक ना, जीवाश्म ईंधन में आ जाता है आप लोग का कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तेल, शैल, बिटुमेन, ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन का स्रोत है। जीवाश्म ईंधन हम लोग इसको कहते हैं, जो कि ज़मीन के या पृथ्वी के भूप्रपट्टी में जो पाए जाते हैं। ठीक ना, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि सरकार के अंग कौन कौन से हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं, तो सरकार के कौन कौन से अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक ना, फिर हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं जल्दी से। तीसरा प्रश्न, श्रीलंका में कितने जातीय समूह रहते हैं, उनमें से मुख्य जातीय समूह के नाम लिखो। श्रीलंका में टोटल मुख्य क्या बोलते हैं, जातीय समूह कौन कौन से रहते हैं। तो श्रीलंकाई समाज में कम से कम 3 प्रमुख समानांतर जातीय व्यवस्थाएं मौजूद है। पहला है सिंहली समुदाय, जो वहाँ का जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। फिर दूसरा है श्रीलंकाई तमिल, और तीसरा क्या है, भारतीय तमिल। कुछ बौद्ध भी हैं तो उसका यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। हम लोग देखते हैं कि अधिकतर सिंहली है। ठीक ना, सिंहली का आबादी ज़्यादा है। फिर तमिल भाषी के लोग हैं, तमिल में भी 18% तमिल है, उसमें से श्रीलंकाई तमिल 13% है और 5% भारतीय तमिल निवासी है। ठीक ना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। सतत पोषणीय विकास आप किसे कहते हैं, तो सतत संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। कि संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनका संरक्षण करना ही क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। कि यानी कि हम भी उसका उपयोग करें और आने वाला जनरेशन के लिए भी हम लोग उसको छोड़ के जाए, उसी को हम लोग कहते हैं सतत पोषणीय विकास। जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग का समय बचे और जल्दी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचे, इसलिए हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। ठीक ना, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण था। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण था, तो यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण एक विशिष्ट जाति, भाषा, धर्म, लक्ष्य और आकांक्षाओं से प्रभावित था। इसके अलावा यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय में साझा इतिहास और विरासत ने भी मदद की। लोगों का शोषण राजाओं, जमींदारों, पादरियों और कुलीनों द्वारा किया जाता था। इन कारकों ने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को जन्म दिया। लगातार यूरोप में क्या हो रहा था कि जो राजा, जो महाराजा थे, वो लगातार क्या कर रहे थे, जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ के मूल निवासी थे, उनके साथ वो लोग शोषण कर रहे थे। इसके कारण से वहाँ के लोग त्राही त्राही हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो फिर देखो धीरे धीरे ना उदय का शुरुआत हुआ। कैसे होता है ये सब हम लोग बाद में हम लोग क्लास में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक ना, फिर आज का आखिरी क्वेश्चन, सब्जेक्टिव का जो आखिरी क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, इसकी विशेषताओं को लिखे। जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, इसका विशेषता क्या है। तो जलोढ़ मृदा की विशेषता, जलोढ़ अथवा अलुवित उस मृदा को कहा जाता है जो बहते हुए जल द्वारा बहाकर लाया तथा कहीं अन्यंत्र जमा किया गया हो। यह भुरभुरा अथवा ढीला होता है, अर्थात इसके कण आपस में शक्ति से बंधकर कोई ठोस सेल नहीं बनते। उसको हम लोग क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा। जो जल के द्वारा, जैसे बरसात का सीज़न अभी चल रहा है, तो बरसात के सीज़न में जो पानी के साथ साथ जो मिट्टी बह के आता है और वो बह के कहीं एक जगह जमा हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता है क्योंकि इसमें पोषक तत्व काफ़ी अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।